रूस की राजधानी मॉस्को शनिवार रात उस वक्त दहशत वहां फैल गई जब 150 से ज्यादा हवाई हमलों ने एक साथ शहर की ओर रुख किया। इनमें से कम 13 ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने की कोशिश में थे, जिन्हें रास्ते में ही रूस की एयर डिफेंस ने मार गिराया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह रही उन सभी के लिए कि इस हमले में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के संभावित स्थानों पर इमरजेंसी टीमें तैनात की गईं, जो जांच और साफ सफाई में जुटी हैं। इससे पहले रूस पर प्रतिबंध लगे थे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शनिवार शाम 6:15 से लेकर रात भर में दुश्मन की ओर से हुए हमलों में कुल 158 को ढेर कर दिया गया। ये हमले सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं थे, बल्कि ब्रायांस्क, ओरियोल, कालुगा, रोस्तोवा, तुला, कुर्स्क, सोमेलेंस्क और वोरोनिज जैसे कई अन्य क्षेत्रों को भी निशाना टारगेट पर लिया गया था। पिछले कुछ हफ्तों में ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की ओर से इन हमलों में आवासीय क्षेत्रों और आम जनता की बुनियादी संरचनाओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मॉस्को के मेयर सोबियानिन ने बताया कि बीते कुछ रातों से एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। पिछले महीने उन्होंने दावा किया था कि हमारे शहर का एयर डिफेंस सिस्टम 99.9% लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि रूस एक लेयर आधारित सुरक्षा प्रणाली अपनाता है ताकि ड्रोन हमलों का प्रभाव न्यूनतम हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को एक अहम बयान में ऐलान किया कि वो रूस के साथ अगले हफ्ते सीज फायर यानी युद्ध विराम बातचीत के लिए नेतृत्व स्तर की बैठक बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब बातचीत की रफ्तार तेज करनी होगी। रूस को बच्चों की वापसी, बंदी आदान प्रदान और हत्याएं रोकने के फैसलों से बचना बंद करना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव यानी रुस्तेम उमेरोव पहले ही रूस को बैठक का प्रस्ताव भेज चुके हैं। इस बीच रूसी सरकारी मीडिया टास ने पुष्टि की है कि मॉस्को ने कीव के प्रस्ताव को प्राप्त किया है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने आगे कहा कि हम बार बार कह चुके हैं कि हम राजनीति और कूटनीतिक तरीकों से समाधान चाहते हैं, लेकिन अब यूक्रेन को बताना होगा कि वो तीसरे दौर की सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं या फिर तैयार नहीं हैं। भारत की कूटनीति ने एक बार फिर से दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले की निंदा अब चीन ने भी की है। हालांकि ये निंदा सीमित शब्दों में रही। समय और दबाव दोनों को देखकर एक बड़ी रणनीति जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। और अब इस हमले पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने फाइनली आई है। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस तरह के पहलगाम आतंकवादी हमले की तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करते हैं और पहलगाम हमले की निंदा भी करते हैं। लेकिन खास बात यह रही कि चीन ने इस दौरान ना तो TRF का नाम लिया, ना ही पाकिस्तान का जिक्र किया। दरअसल चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT की लिस्ट में शामिल किया है। ये वही TRF है जिसे भारत सरकार पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। 5 जनवरी 2023 को भारत ने TRF को UPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट है जिसे ISI का समर्थन प्राप्त है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद इसे आतंक फैलाने के लिए सक्रिय किया गया था। अब अमेरिका ने भी इसे लश्कर का मुखौटा बताते हुए कानूनी शिकंजा इस पर कसा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि TRF 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत पर सबसे बड़ा हमला करने वाला आतंकी संगठन है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के फैसले की सराहना भी की और कहा कि ये भारत अमेरिका के आतंक के खिलाफ साझा लड़ाई का एक जीता जागता प्रमाण है। देखिए, चीन द्वारा पहलगाम हमले की निंदा करना इस बात का संकेत है कि भारत की वैश्विक कूटनीति रंग ला रही है। चीन भले TRF और पाकिस्तान का नाम ना ले, लेकिन ये बयान भारत के प्रभाव में आने वाला पहला सार्वजनिक संकेत है। विशेषज्ञों की अगर हम माने तो संयुक्त राष्ट्र और FATF पर भारत के दबाव
अमेरिका की आक्रामक नीति पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उजागर होने के चलते चीन जैसे देश भी अब बचाव की मुद्रा में है। हालांकि चीन ने टीआरएफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी निंदा इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पहलगाम हमला केवल एक आतंकवादी वारदात नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता की अग्नि परीक्षा थी। अब यह साफ है कि भारत उस परीक्षा में सफल हो रहा है। न्यूयॉर्क से उठी एक रिपोर्ट ने अमेरिका की राजनीति और मीडिया की साख को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक रूपर्ट मैडोको की कंपनी न्यूज कॉर्प के खिलाफ $10 अरब यानी 86,000 करोड़ से ज्यादा की मानहानि का केस दर्ज किया है। ट्रंप का कहना है कि अखबार ने एक फर्जी और अपमानजनक रिपोर्ट छापी जिससे उन्हें कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा गया। रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर ट्रंप ने एक नग्न महिला की ड्राइंग के साथ पत्र भेजा था जिसमें उनके हस्ताक्षर भी थे। ट्रंप ने इससे बेशर्मी से गढ़ी गई कहानी बताया और WSJ से रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट नहीं हटाई गई तो वे कानूनी कार्रवाई और तेज करवाएंगे। रिपोर्ट छपने से पहले ही ट्रंप ने WSJ की संपादक एम्मा टकर को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के जरिए चेतावनी दी थी कि यह पत्र नकली है। इसके बावजूद 16 जुलाई को खबर पब्लिश की गई जिसका शीर्षक था जेफरी एप्स्टीन के दोस्तों ने उन्हें 50वें जन्मदिन के लिए अश्लील पत्र भेजे। एक डोनाल्ड ट्रंप का भी पत्र था। इस घटनाक्रम में ट्रंप और मर्डोक के रिश्तों को खुलकर उजागर किया गया। एक समय था जब मर्डोक की फॉक्स न्यूज ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थन तंत्र माना जाता था, लेकिन 2020 के चुनाव कैपिटल हिल हमले के बाद लोगों के रिश्ते ठंडे पड़ गए। ट्रंप का कहना है कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी सच्चा होता तो अब तक FBI या CIA सामने ला चुके होते। उन्होंने कहा कि हम इस झूठ को अदालत में खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर एक बार फिर से अमेरिका की स्थिति बहुत स्पष्ट की है। इस बार उन्होंने साफ शब्दों में कोई नरमी नहीं बरती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सीधी चेतावनी दी है। अगर ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ काम करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ब्रिक्स से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ की चेतावनी दोहराई। उनका सीधा संकेत रूस, चीन और उस नई अर्थव्यवस्था की ओर था जो डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं पर आधारित है। ट्रंप ने कहा, डॉलर का दर्जा गिराना विशुद्ध हारने जैसा है और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उन्होंने केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी यानी CBDC को भी खारिज किया। इसे आर्थिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। ब्रिक्स देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ईरान हाल के वर्षों में डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ब्रिक्स अब कमजोर हो रहा है। भारत के संदर्भ में ट्रंप ने नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट है कि वे भारत सहित सभी ब्रिक्स कंट्रीज को अमेरिकी दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को ये सावधानी से अपनी रणनीति को यहाँ तय करना होगा क्योंकि वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है और अमेरिका का प्रमुख साझेदार भी। ट्रंप के बयान इस बात का संकेत हैं कि आने वाले अमेरिकी चुनाव में डॉलर बनाम ब्रिक्स एक बड़ा चुनावी एजेंडा हो सकता है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर है। इस बार वजह है सीरिया के एक छोटे से इलाके में पनपा एक बड़ा संघर्ष। जी हां, ड्रज और बेडुइन समुदाय के बीच शुरू हुआ यह विवाद इजराइल और सीरिया के बीच सीधा सैन्य टकराव बन चुका है और उसके पीछे छिपी है पहचान, रणनीति और क्षेत्रीय वर्चस्व की गहरी राजनीति। स्वेदा सीरिया का एक पहाड़ी इलाका है जो अब अंतर्राष्ट्रीय टकराव का नया केंद्र बन गया है। यहाँ ड्रज और बडोइन जनजातियों के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब 300 से ज्यादा जाने ले चुका है। हिंसा की शुरुआत एक चेकपोस्ट विवाद से हुई, लेकिन जल्द ही यह जातीय नरसंहार और सरकारी पक्षपात का रंग ले बैठी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ड्रज समुदाय पर हमला करने वालों को सीरियाई सरकार का समर्थन प्राप्त था। अपहरण, हत्या
सामूहिक हमलों की खबरों के बाद इजराइल की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई जब 27 ड्रज नागरिकों की बर्बर हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इजराइल के भीतर बसे ड्रज समुदाय में उबाल आ गया। इजरायली वायुसेना ने सीरिया के दक्षिण हिस्से में 160 से ज्यादा हवाई हमले कर दिए। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा नहीं थी बल्कि मानवीय दायित्व के तहत की गई। दरअसल ड्रज समुदाय इजराइल की रक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। वे IDF यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है भर्ती होते हैं उसमें और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल इस कार्रवाई के जरिए 3 संदेश देना चाहता था। सीरियाई सरकार को सीधी चेतावनी, ड्रज समुदाय के साथ एकजुटता का प्रदर्शन और बफर जोन में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने कभी अल शरा को राष्ट्रपति के तौर पर अस्थायी रूप से मान्यता दी थी, लेकिन अब वो साफ संकेत दे रहा है कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसके देश के बाहर ही क्यों ना हो। ड्रज समुदाय 10वीं सदी में इस्माइली शिया इस्लाम से निकाला एक धार्मिक गुट है जिसकी अपनी अलग पहचान बन चुकी है। वे मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान और इजराइल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इजराइल में यह समुदाय न सिर्फ सेना में सेवाएं देता है बल्कि देश के प्रति अत्यंत वफादार माना जाता है। सवेदा इलाके की अस्थिरता इजराइल के लिए केवल मानवीय चिंता नहीं है बल्कि यह उसके रणनीतिक सुरक्षा घेरे के लिए भी खतरा है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा जो कभी जिहादी संगठन से जुड़े रहे हैं को पश्चिम देश राज्य सऊदी, तुर्की और यहाँ तक कि अमेरिका ने मौका दिया कि वो अपने देश को स्थिर कर सके, लेकिन ड्रज नरसंहार के दौरान उनकी चुप्पी और सेना का पक्षपात साफ दिखाता है कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। अमेरिका ने संयम की अपील की है लेकिन उसकी भूमिका उलझी हुई है और वो सऊदी और तुर्की के आग्रह पर अल शरा से संवाद करता। दूसरी ओर वह सीरिया की पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग इसे इजराइल की ग्रेटर इजराइल नीति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि इजराइल अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर बफर जोन बनाना चाहता है। ड्रज की रक्षा के लिए नैतिक श्रेष्ठता भी स्थापित करना सीरियाई राजनीति में दबाव बना लेता है। वर्तमान में अमेरिका के विशेष राजदूत टॉम बैरक ने पुष्टि की कि इजराइल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इजराइल ने स्पष्ट किया है कि यदि ड्रज समुदाय पर दोबारा हमला हुआ तो कार्रवाई और तेज होगी, चाहे वो सीरियाई सीमा के भीतर ही क्यों न हो। पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति में धार्मिक संघर्ष, रणनीतिक हित और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ अब एक नई करवट ले रहे हैं। ड्रज संकट इसका सबूत है। सवाल यही है कि क्या यह शांति की शुरुआत होगी या युद्ध का एक नया अध्याय लिखा जाएगा।